कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी विराम चिन्ह या उससे बनने वाले प्रश्नों में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि विराम चिन्ह का हम प्रयोग क्यों करते हैं, यानी विराम चिन्ह है क्या। तो हम विराम चिन्ह का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि वाक्य को लिखते समय हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी को हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह क्या होता है, यानी जहाँ भी हम वाक्यों को लिखते जाते हैं वहाँ पर हम विराम चिन्हों का प्रयोग हम अवश्य रूप से करते हैं। तो विराम चिन्ह का अर्थ हम देख लेते हैं कि विराम चिन्ह का अर्थ या परिभाषा क्या है। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्यों को लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि वाक्य को लिखते या बोलते समय कहीं भी बीच में थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा क्या स्पष्ट हो जाती है और अर्थपूर्ण हो जाती है, जिससे क्या होती है हमारी वाक्य जो होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते। इसलिए इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष रूप से हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। देखिए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है कि कामता प्रसाद गुरु कहें कि विराम चिन्हों को जो अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। तो किससे लिया हुआ मानते हैं कामता प्रसाद गुरु, तो अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ मानते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो पूर्ण विराम है उसको छोड़कर सभी विराम चिन्ह को वो अंग्रेजी से संबंध करते हैं, यानी जो सिर्फ पूर्ण विराम है वही सिर्फ हिंदी भाषा से लिया गया है, और जितने भी आपके विराम चिन्ह है वो सभी अंग्रेजी भाषा से मानते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इसकी संख्या है, यानी विराम चिन्हों की जो संख्या है वो 20 बताए। कामता प्रसाद गुरु ने ये जो विराम चिन्हों की संख्या कितने बताए, 20 बताए। ये जो कामता प्रसाद गुरु है ये हिंदी व्याकरणाचार्य के प्रसिद्ध कवि या लेखक भी हम कह सकते हैं। तो आप जान गए कि विराम चिन्ह क्या होता है। तो हम जानते हैं कि विराम चिन्हों के कुछ उदाहरण से हम समझ जाएंगे कि विराम चिन्ह क्या है। तो देखिए यहाँ पे पहला उदाहरण लिखा है कि मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। ये कैसा वाक्य, ये बिल्कुल सामान्य सूचक वाक्य, यहाँ सामान्य रूप से बातें की जा रही कि मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। फिर दूसरा वाक्य बोल रहा है कि दिल्ली में इतने ऊंचे कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। तो यहाँ पे देखिए किसने लिखा है ना, ये प्रश्न किया जा रहा है, किसी से प्रश्न किया जा रहा है कि दिल्ली में इतने ऊंचे कुतुब मीनार का निर्माण किसने। तो ये कैसा वाक्य, ये प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे घनश्याम अपने पैरों पे चलने लगा। यहाँ पे देखिए ये आश्चर्य भाव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पर आश्चर्य वाला भाव हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको विराम चिन्हों के कुछ उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि विराम चिन्हों का हम प्रयोग क्यों करते हैं, यानी कि हम विराम चिन्हों का प्रयोग हम करना जरूरी है या नहीं। तो यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग सही स्थान पर न करेंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, अर्थहीन हो जाता है और उनके भाव में विपरीत अर्थ प्रयुक्त हो जाते हैं। यानी हम विराम चिन्हों का अगर प्रयोग हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, यानी कि उसका जो भी अर्थ निकलेगा वो बिल्कुल उल्टा ही निकलेगा, और जिस कारण से वो क्या हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा, यानी वो बेकार हो जाएगा और हमें अस्पष्ट भी दिखाई देने लगेगा। तो विराम चिन्हों का प्रयोग हम इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण से हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत देखिए यहाँ पे कैसे किया जा रहा है। यहाँ पे एक ही वाक्य लिया गया है कि यहाँ पे विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत किस प्रकार से किया जा रहा है। तो देखिए पहला वाक्य बोल रहा है रोको मत जाने दो। तो यहाँ पे देखिए सामान्य सी बातें की जा रही है कि रोको मत जाने दो, लेकिन दूसरा वाला वाक्य बोल रहा है कि रोको मत जाने दो। तो दूसरा वाला वाक्य बोल रहा है कि उसे न जाने देने की बात की जा रही है, यानी उसको बिल्कुल भी मत जाने दो। तीसरा वाला वाक्य क्या बोल रहा है कि रोको मत जाने दो। इसमें कह रहा है कि इस वाक्य में जाने देने की बात हो, यानी कि उसको जाने दो, उसको रोको मत, उसको जहाँ जाना है उसको जाने दो। तो आप देख रहे हैं कि वाक्य तो एक ही है, लेकिन विराम चिन्हों की वजह से क्या है, इसमें बिल्कुल अर्थ बदल गया। यानी वाक्य तो एक ही है, क्योंकि सब में तो एक ही चीज लिखा है रोको मत जाने दो, लेकिन इसमें अर्थ क्या है, बिल्कुल अलग अलग निकल रहा है। तो यही आपका विराम चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि विराम चिन्हों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, विराम चिन्ह की कितने होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्प विराम क्या है।
तो अल्प विराम क्या होता है, यानी जहाँ पर हम किसी भी वाक्य को लिखते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए हमें रुकना पड़ता है, या ये भी कह सकते हैं कि एक स्थान पर एक से अधिक वस्तु को लिखने के लिए हम अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यानी एक स्थान पर एक से अधिक वस्तु को हमें जहाँ दिखाना पड़ता है वहां पर हम अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में लिखा है, नदी, पहाड़, झरना, पुष्प, पेड़ सभी ईश्वरीय वरदान है। अब हमें इतने चीज हमें देखिए हमने लिखा है नदी, पहाड़, झरना, तो हमें अगर हम ये सब का हम कॉमा वॉमा का ये सब का प्रयोग नहीं करेंगे, विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम इसे लगातार पढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नदी के बाद हमने कॉमा लगा दिया, पहाड़ के बाद कॉमा लगा दिया, झरना के बाद कॉमा लगा दिया, पुष्प के बाद कॉमा लगा दिया, पेड़ सभी, ये सब क्या है, इस सब में हम जहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग कर देंगे तो हमें अल्प विराम चिन्ह कहेंगे। यानी इन सब में हमें अल्प विराम यानी हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। अल्प मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। ये आपका विराम चिन्हों का इस तरह से हम प्रयोग करेंगे तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, स्पष्ट और अर्थहीन न लगकर हमें अर्थपूर्ण वाक्य हमें दिखाई देगा। दूसरा वाक्य बोल रहा है, मैं बाजार से पुस्तकें, पेन, कॉपी, पेंसिल सारा सामान लाया हूँ। तो इसमें भी देखिए पुस्तकें दिया, पेन दिया, कॉपी दिया, पेंसिल दिया। तो यहाँ पर भी हमने देखिए कॉमा यानी अल्प विराम चिन्हों का भी प्रयोग किया है। तुम्हें थोड़ी देर वहां रुकना चाहिए था, मैं बस पहुंचने ही वाला था। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ देर के लिए हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। यानी किसी वाक्य को लिखते समय जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि एक स्थान से एक दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब हम जानते हैं कि अर्धविराम चिन्ह क्या होता है। अर्धविराम चिन्ह क्या होता है, यानी कि एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य का संबंध जो बताता है उसको हम अर्धविराम कहते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण लिखा है, सूर्यास्त हो चुका है, चारों तरफ घना अंधेरा छा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो वाक्य लिखा है, एक पहला वाक्य सूर्यास्त हो चुका है, दूसरा वाक्य लिखा है चारों तरफ घना अंधेरा छा जाएगा। तो यहाँ पे एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य का संबंध बताया जा रहा है, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। तो जब ये एक दूसरे से संबंध बताया जाता है तो वहां पर हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, मेरे पास धन होगा तभी मैं आपकी मदद करूंगा। यहाँ पर भी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है यानी निर्भर है, तो वहां पर हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वो हाथ जोड़कर क्षमा मांगता रहा, लोग उसे मारते रहे। यहाँ पर भी वही चीज है, जो लोग उसे पसंद नहीं करते वह उनका भी सम्मान करता है। तो वहां पर भी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर संबंध बताया जा रहा है, तो वहां पर हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आते हैं पूर्ण विराम क्या होता है। तो पूर्ण विराम जब वाक्य खत्म हो जाए तो वहां पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह लगा देते हैं। जैसे लिखा है, राम 14 वर्षों के लिए वनवास को गए। तो यहाँ वाक्य देखिए खत्म हो चुका है, अब हमें आगे बोलने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा दें, हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कर दें। आज शाम 5 बजे पटेल उद्यान में सार्वजनिक सभा में प्रधानमंत्री मोदी जी का अपना भाषण देंगे। यहाँ पर भी देखिए वाक्य पूरा हो चुका है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। तीसरा वाला वाक्य बोला कि रावण लंका का राजा था। अब यहाँ पर भी वाक्य पूरा हो चुका है, अब कुछ भी इसके आगे नहीं लिखा है, तो वहां पर भी हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। इस तरह से ये आपका पूर्ण विराम होगा, और इसका जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो बिल्कुल क्या होता है, पाई की तरह होता है। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं उपविराम क्या होता है। अब ये उपविराम का चिन्ह है जिसको हम कोलन भी कहते हैं। ठीक है, तो उपविराम क्या होता है, जब किसी शब्द को अलग से दिखाया जाए। उपविराम चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी शब्द को हम अलग से दिखाते हैं तो वहां पर हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु या विषय के बारे में जब हम कोई प्रसिद्ध वस्तु हो या कोई प्रसिद्ध विषय हो तो उसके बारे में हम जब बताते हैं वहां पर भी हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में लिखा है, कश्मीर ए ट्रेजेडी ऑफ एरस। यहाँ पे देखिए पुस्तक का नाम दिया है, तो पुस्तक का नाम क्या है, कश्मीर ए ट्रेजेडी एरस। तो ये जो कोलन लगा है ना, उपविराम चिन्ह, यही आपका उपविराम चिन्ह है। विज्ञान क्या है, एक
अभिशाप भी है, एक वरदान भी है। तो यहाँ पर भी हम किसी विषय के बारे में हम अलग से बता रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो बिल्कुल आसान है कि जहाँ पर हम किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव निकले, यानी कि जहाँ पर हम किसी से कोई हम सवाल पूछे और वो उसका जब भाव निकलता है तो उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रश्नों के रूप में आप देखें, क्या आप पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगे, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप पढ़ते हैं, फिर दूसरा बोला आप क्या पढ़ते हैं, तो दोनों चीज एक ही है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सूचक का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे जानते हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है। तो विस्मयादि बोधक क्या होता है कि जिस वाक्य में खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा, करुणा, भय जैसे भाव का हमें बोध दिखाई देता है, वहां पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण में लिखा है, क्या तुम सीढ़ियों से गिर गए, तो यहाँ पर भी देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया। अरे आप कैसे हैं, यहाँ पर देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया। छी वह बहुत गंदा लड़का है, काश मैंने उसे सही समय पे रोक लिया होता। तो ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि हाय, छी, अरे, शाबाश, आहा, वाह, ये सब क्या है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। और विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग देखिए हम इस तरह से करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि योजक चिन्ह क्या होता है। योजक चिन्ह यानी कि जो हम दो शब्दों के बीच में संबंध बताने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कोई दो शब्द रहते हैं, उसके बीच में हम संबंध बताते हैं, वहां पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माता पिता लिखा है, तो वहां पर एक दूसरे का संबंध बताया जा रहा है, तो माता पिता के बीच में एक योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दिन रात में भी एक दूसरे का संबंध, दिन रात में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको हम डैश भी कहते हैं। हानि लाभ, इसमें भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग, जीवन मरण काल चक्र यश यश, सोना चांदी हीरा मोती, इन सब में क्या हो रहा है, एक दूसरे शब्दों पर हम संबंध बताते हैं, तो वहां पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी दो शब्द पदों के बीच में जब हम संबंध बताते हैं, वहां पर हम योजक चिन्ह या डैश का प्रयोग करते हैं। चलिए हम जानते हैं कि अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। तो अवतरण चिन्ह क्या होता है, यानी किसी भी कही हुई बात को उसी रूप में ज्यों का त्यों बोल देना या उसी रूप में ज्यों का त्यों कह देना ही आपका वो अवतरण या उद्धरण चिन्ह होता है। जैसे लिखा है, राम ने कहा, राम ने क्या कहा कि पिता की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक पुत्र का धर्म होता है। तो ये राम ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा। तो राम ने जैसा कहा बिल्कुल ज्यों का त्यों बोल देना या लिख देना, वहां पर हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ये डबल इन्वर्टेड कामा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ना डबल इन्वर्टेड कामा, तो यहाँ पर हम इस तरह का प्रयोग करते हैं। तो राम ने कहा, राम विशेष रूप से बात की जा रही कि राम ने ही ये वाक्य बोला होगा कि पिता की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक पुत्र का धर्म है। और गोस्वामी तुलसीदास के वाक्य, पराधीन सपने हूँ सुखनाई, ये तुलसीदास द्वारा कहा गया, किसी और के द्वारा। यानी जब हम किसी वाक्य विशेष रूप से दर्शाते हैं या फिर किसी कही हुई बात का ज्यों का त्यों हम बोल देते हैं, वहां पर हम अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा, यह जीवन इस विश्व की संपत्ति है, तो यह जयशंकर प्रसाद द्वारा कथन कहा गया है। तो ये आपका अवतरण या उद्धरण चिन्ह भी या डबल इन्वर्टेड कामा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। चलिए अब लाघव चिन्ह क्या होता है। लाघव चिन्ह क्या होता है, यानी जहां पर हम किसी बड़े या प्रसिद्ध चीज को छोटे में लिखने के लिए शब्द का पहला अक्षर को हम आगे लगा कर जीरो लगाते थे। यानी कि ये भी हम कर सकते हैं, यानी कोई जो बड़ा चीज है यानी कोई प्रसिद्ध चीज है, उसको हम छोटे रूप में लिखने के लिए शब्द का जो पहला अक्षर होता है उसको हम लिखकर जीरो लगा देते हैं, वहां पर हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है उत्तर प्रदेश, अब हमें उत्तर प्रदेश, अब हमें छोटे में लिखना है तो हम उ जीरो लगा के प्र लगा के जीरो लगा देते हैं। अब हमें उत्तर प्रदेश, देखिए शॉर्ट हो गया, छोटे में संक्षिप्त में लिख दिया। इसी तरह डॉक्टर में डाल लिख करके जीरो लगा दिए, पंडित में प लिख के जीरो बना दे, इंजीनियर में इंजी लिख के जीरो बना दे, मध्य प्रदेश में म और प्र लिख के इस तरह से जीरो बना देते हैं। यानी किसी भी प्रसिद्ध चीज को हम पहला अक्षर में हम जीरो लगा देते हैं, उसको हम लाघव चिन्ह कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं, यानी कि या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वाक्य को हम जैसे क्रम वाइज लिखते हैं, तो उसी क्रम को हम दोहराने के लिए हम उसे क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वचन के दो भेद होते हैं, तो वचन के दो भेद, तो हम इस तरह का
चिन्ह का प्रयोग करेंगे, विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे कि वचन के दो भेद कौन कौन से थे, तो हम यहाँ पहला दूसरा डालेंगे, तो एक वचन बहुवचन, तो यहाँ पे क्या होगा, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया, यानी किसी क्रमवार को दर्शाया जाता है, यानी किसी क्रमवार से किसी क्रम रूप से हम दिखाने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। से दूसरा वाक्य लिखा है, फल खाने के निम्न फायदे। अब निम्न फायदे में बहुत से फायदे होंगे, तो यहाँ पे भी क्रम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो क्रम चिन्ह के लिए हम विवरण चिन्ह का इस तरह से प्रयोग करते हैं, यानी दो बिंदी लगाएंगे, फिर उसके आगे हम डैश का प्रयोग कर देंगे, तो ये आपका विवरण चिन्ह हो गया। चलिए हम जानते हैं कि रेखांकन चिन्ह क्या होता है। तो रेखांकन के चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द या वाक्य पद को रेखांकित करते हैं, या फिर अंडरलाइन जिसको कहते हैं, रेखांकित या अंडरलाइन करते हैं, उसी को हम रेखांकन चिन्ह कहते हैं। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति, तो यहाँ पे गोदान क्या एक महत्वपूर्ण शब्द या पद है, तो इसके नीचे हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, एक लाइन खींच दिया गोदान के नीचे, तो ये क्या हम इसे एक प्रसिद्ध चीज मानेंगे ना गोदान, तो हम इसे दिखाएंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, तो जब इसके नीचे कुछ अंडरलाइन कर दे तो इस पर हमारा निगाह पहले जाएगा, तो वही आपका रेखांकन चिन्ह कहलाएगा, जिसको हम इंग्लिश में अंडरलाइन भी कहते हैं। अब लोप चिन्ह क्या होता है, लोप चिन्ह क्या होता है, जब कोई वाक्य का कुछ अंश छोड़कर लिखते हैं तो उसी को हम लोप चिन्ह कहते हैं, यानी जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो हम कुछ उसके आगे हम कुछ चीजें छोड़ देते हैं, यानी डॉट 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 करके छोड़ देते हैं, उसको हम लोप चिन्ह कहते हैं। जैसे भारत की राजधानी है, डॉट 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 करके हमने छोड़ दिया है, तुम घर तो जा रहे हो, पर फिर उसके आगे मैंने डॉट 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 करके छोड़ दिया, यानी जब कोई वाक्य का कुछ अंश हम छोड़ देते हैं तो वहीं पर हमने लोप चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है। पुनरुक्ति सूचक का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम ऊपर लिखे हुए किसी वाक्य को अंश को दोबारा फिर से लिखने के लिए हम बचने के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका प्रयोग हम जब कोई ऊपर शब्द लिखा रहता है फिर उसी वाक्य को हम दोबारा न लिखें, यानी हमें दोबारा लिखने की हमें कोई जरूरत न पड़े तो हम फिर से वही शब्द लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, राम एक सीधा साधा लड़का है, के पिता किसान है, एक मेधावी छात्र थे। यहाँ पे ये सब क्या बात है कि राम के बारे में ही बात किया जाए कि राम एक सीधा साधा लड़का है, उसके पिता एक किसान है, वह एक मेधावी छात्र है। तो यहाँ पे देखिए हमें राम राम बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बार में ऊपर ही हमने राम लिख दिया है, तो हमें राम राम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए लिखा है कि यहाँ पर बार बार राम न लिखना पड़े, इसके लिए हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी ऐसे डबल करके हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी हम किसी चीज को दोबारा लिखने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए हम जानते हैं कि विस्मरण चिन्ह क्या होता है। विस्मरण चिन्ह हम जब कोई वाक्य का अक्षर लिखने में कुछ छूट जाता है या भूल जाते हैं, जिसको कहते हैं, जब कोई वाक्य हम लिखते हैं फिर हम बीच में भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग हम इस तरह से करते हैं, इस तरह से हम विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करें। जैसे मैं दूध रोटी पसंद करता हूँ, तो हमें कुछ और चीज इसमें ऐड करना था, कुछ लिखने का मन कर रहा था या हम भूल गए थे, जिसको हम बोल सकते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मैं दूध रोटी खाना पसंद करती हूँ, तो हमने खाना लिखना भूल गई, तो क्या होगा, यहाँ पे हम जब खाना लिखेंगे तो यहाँ पे हम हंस पद या विस्मरण चिन्ह को हम या त्रुटि पूर्वक चीज को भी कहते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे इसका प्रयोग कर देंगे। जब हम इसका प्रयोग कर देंगे तो वो आपका विस्मरण चिन्ह हो जाएगा, यानी जब कोई वाक्य का अक्षर लिखने में कोई छूट जाता है या फिर भूल जाते हैं तो हम इस तरह का विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि अब निर्देश चिन्ह क्या होता है। तो निर्देश चिन्ह का प्रयोग हम विषय विवाद संबंधों के अंतर्गत किसी भी शीर्षक के आगे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी किसी पर हम विषय लिख रहे हैं या किसी चीज पर वाद विवाद किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत हम किसी भी शीर्षक के आगे इस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं निर्देश चिन्ह के अंतर्गत। जैसे लिखा है, राम के दो पुत्र थे, तो कौन से दो पुत्र थे, लव और कुश, तो राम के दो पुत्र थे, यहाँ पर हम निर्देश बताने
रहे हैं कि राम के 2 पुत्र थे, तो यहाँ पे हम ऐसे निर्देश चिन्ह जब हम लगा देंगे तभी हम इसके आगे वाक्य यह लिख सकते हैं। अगर हम ये चिन्ह नहीं लगाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि राम के 2 पुत्र थे लव कुश, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे जब हम ऐसे चिन्ह का प्रयोग, निर्देश चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तो ये समझ जाएगा कि हाँ, राम के 2 पुत्र थे, कौन से थे, लव और कुश। नेहरू ने कहा, क्या कहा, आराम हराम है। तो नेहरू ने कहा, इस वाक्य को लिखने के बाद हम फिर निर्देश चिन्ह का प्रयोग करके हम आगे कोई वाक्य को पूरा कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।